दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सुन के आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आम आदमी को बार बार लूटा जाता है। और ये मुट्ठी भर ही लोग हैं जो इन्हें बार बार लूटते रहते हैं और इनके लूटने का तरीका भी लगभग एक जैसा होता है। दुख की बात यह है कि हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम इसी तरीके से लूटते रहते हैं और ये मालामाल होते रहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को इंडिया का सोयाबीन कैपिटल कहा जाता है क्योंकि वहां पे काफी बड़ी मात्रा में सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। 80s के डिकेड्स में दिनेश सहरा नाम के एक एंटरप्रेन्योर ने इसका फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने सोयाबीन नगेट्स यानी कि सोयाबीन की बड़ियों का बिजनेस शुरू किया, जो आगे जाके न्यूट्रीला नाम के ब्रांड से फेमस हुआ। अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए दिनेश सहरा ने कुकिंग ऑयल के बिजनेस में एंटर किया और उन्होंने रुचि गोल्ड और महाकोश नाम के फेमस ब्रांड्स क्रिएट किए। जी हां, आपने सही गेस किया कि ये कंपनी रुचि सोया ही है जिसने इन आइकॉनिक ब्रांड्स को इंडिया के घर घर तक पहुंचाया। आज भी सोयाबीन नगेट्स में न्यूट्रीला का 50% मार्केट शेयर है, जो कि ह्यूज है। यहां तक की कहानी एक एंटरप्रेन्योर की इंस्पायरिंग कहानी है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके बाद इंटरवल होता है और कहानी में ट्विस्ट आता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान को समय से पहले और अपनी काबिलियत से ज्यादा मिल जाता है तो वो आलसी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, वो अपने आप को इनविंसिबल समझने लगता है, यानी कि अपने आप को अजेय समझने लगता है। वो मेहनत और सच्चाई का रास्ता छोड़ के झूठ, फरेब और शॉर्टकट्स का रास्ता अपनाने लगता है। ऐसा ही कुछ दिनेश सहरा के साथ हुआ। इतने पॉपुलर ब्रांड्स होने के बावजूद भी 2010 आते आते रुचि सोया के नेट प्रॉफिट्स और नेट सेल्स दोनों डिक्लाइन होने लगे और 2016 आते आते कंपनी लॉस में आ गई। दिनेश सहरा की बैंकों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान थी या सेटिंग थी, तो वो हर साल बैंकों से लोन लेने में सफल हो जाते थे और उस लोन को यूज करके वो कंपनी को आगे चलाते रहे। इसी दौरान उन्होंने कमोडिटी मार्केट में सट्टा खेलना शुरू कर दिया और अचानक कमोडिटी मार्केट में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से रुचि सोया को 400 करोड़ का लॉस हो गया। उन्होंने अपने लॉस मेकिंग बेट की डिलीवरी उठाने से मना कर दिया और 2016 में सेबी ने उन्हें ट्रेडिंग से बैन कर दिया। जब रुचि सोया का परफॉर्मेंस खराब होने लगा तो बैंकों को थोड़ी चिंता सताने लगी। वो अपना कर्जा वसूलने की सोचने लगे। उन्हें अब दिनेश सहरा और रुचि सोया दोनों पर भरोसा नहीं रहा। बैंकों ने अपना कर्जा वसूलने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी NCLT के अंतर्गत। दिनेश सहरा ने एक बार फिर कंपनी को बचाने के लिए जोर लगाना शुरू किया और उन्होंने गौतम अडानी से मदद मांगी, जिन्हें वो पहले से जानते थे। जैसा कि आपको पता है कि गौतम अडानी भी कुकिंग ऑयल के बिजनेस में प्रेजेंट हैं, तो ये एक तरीके की नेचुरल पार्टनरशिप बनती थी। लेकिन बैंक इस पार्टनरशिप के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि अब जो भी कर्जा वसूला जाएगा रुचि सोया से, वो कोर्ट के द्वारा ही वसूला जाएगा और कंपनी को NCLT में ही ले जाकर उसके कर्जे का सेटलमेंट किया जाएगा। दिसंबर 2017 में रुचि सोया को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया, यानी कि कोर्ट ने कहा कि यह कंपनी जानबूझकर अपना कर्जा नहीं चुका रही है। अब रुचि सोया पर बैंकों का 12,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका था, जिसे वो चुकाने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, ये बैंकों का पैसा बैंकों का नहीं है, ये आपका ही पैसा है जो आप बैंक में अलग अलग मीडियम के थ्रू रखते हैं। इस 12,000 करोड़ के
लोन में सबसे ज्यादा एसबीआई का एक्सपोजर था, करीब 1200 करोड़। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर था करीब 800 करोड़। अब कंपनी के बचने के कोई आसार नहीं थे। बैंकों के पास अपना कर्जा वसूलने का एक ही तरीका था कि वो इस कंपनी की नीलामी कर दें। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने अच्छी कंपनी इस स्टेज तक क्यों पहुंच गई? इतने सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी कंपनी लॉस मेकिंग कैसे हो गई? क्या यहां पे कुछ घपला किया गया? क्या बैंकों से जो लोन लिया गया उसे निकालकर कहीं साइफन ऑफ किया गया? क्या कंपनी से पैसा निकालकर कहीं और ट्रांसफर किया गया? यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि 2010 में रुचि सोया के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उसमें यह पता किया गया था रुचि सोया और कुछ और कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट किया गया था और उसे काफी ऊपर के लेवल तक पहुंचा दिया गया था और इसके द्वारा कुछ लोगों ने पैसा बनाया। इन्वेस्टिगेशन में एक ऑपरेटर विमल राठौड़ का नाम आया। जब उनसे इंटरोगेट किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस काम के लिए रुचि सोया के एक मेजर शेयर होल्डर ने असाइन किया था और उनके कहने पर उन्होंने रुचि सोया के स्टॉक प्राइस को रिग किया था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रुचि सोया के स्टॉक प्राइस में कुछ ही सालों में जबरदस्त उतार चढ़ाव हुआ था। पहले 500 रुपए का स्टॉक प्राइस 15,000 तक पहुंच जाता है, यानी 500 रुपीज का स्टॉक प्राइस 15,000 तक पहुंच जाता है और उसके एक साल में वो 15,000 का स्टॉक प्राइस 2,000 पे आ जाता है और फिर 2,000 रुपीज का स्टॉक प्राइस 13,000 तक पहुंच जाता है। ये सारा खेल 2008-2010 के आसपास रुचि सोया में होता रहा। 2018 में रुचि सोया के ऊपर एक और इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, और उसमें यह पता चला कि रुचि सोया और उनके प्रोमोटर्स ने 1400 करोड़ की एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की है सिंगापुर के किसी कंपनी में। दिनेश शहरा का युग अब खत्म हो चुका था। रुचि सोया नीलामी में जा चुकी थी। 28 बिडर्स ने इस कंपनी के लिए बिड किया, लेकिन सबसे ज्यादा बिडिंग गौतम अडानी की। अडानी विल्मर ने बिड किया। उन्होंने यह प्रपोजल रखा कि वो इस कंपनी को 5500 करोड़ में खरीदने को तैयार हैं। लगभग सभी बैंकों ने अडानी के फेवर में वोट किया और यह डील लगभग फाइनल हो गई। रुचि सोया और अडानी विल्मर के बीच में डिस्कशन शुरू हो गए, आगे की स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, कैसे कंपनी को आगे ले जाना है, यहां तक कि टीवी पे किस तरीके के एड्स आएंगे ये भी फाइनलाइज हो गए। लेकिन तभी हमारे बाबा रामदेव की एंट्री होती है। लेकिन बाबा जी ने एक योगी की तरह नहीं बल्कि एक श्रूड बिजनेसमैन की तरह दांव खेलना शुरू किया। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जब रुचि सोया की बिडिंग हो रही थी और उसमें 28 कंपनीज ने बिड किया था तो उसमें पतंजलि भी एक कंपनी थी, लेकिन पतंजलि का बिड अडानी विल्मर के बिड से काफी कम था। पतंजलि ने अडानी और रुचि सोया डील पे ऑब्जेक्शंस लगाने शुरू किए। पहले तो बाबा जी ने एक स्वदेशी कार्ड खेला और बोला कि ये डील एक स्वदेशी कंपनी को जानी चाहिए, लेकिन बैंक उससे सहमत नहीं हुए। लेकिन फिर बाबा जी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने ये क्लेम किया कि अडानी ग्रुप के एक डायरेक्टर की शादी रोटोमैक ग्रुप के एक डायरेक्टर के बेटी के साथ हुई है और रोटोमैक ग्रुप ने बैंक में डिफॉल्ट किया है। तो इस बेसिस पर अडानी रुचि सोया की डील को कैंसिल कर देना चाहिए। इस रूल को यूज करके अडानी को रुचि सोया के डील से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पतंजलि ने अपना स्टेक थोड़ा और बढ़ा दिया और पतंजलि रुचि सोया को 4300 करोड़ में खरीदने को तैयार हो गया। यहां पर ध्यान रहे कि अडानी ने 5500 करोड़ में रुचि सोया को खरीदने का प्रपोजल दिया था, वहीं पतंजलि ने 4300 करोड़ का प्रपोजल दिया। इसके बाद बैंक इस डील को फाइनली तैयार हो गए, लेकिन बाबा जी ने बोला कि ये 4300 करोड़ हम अपने जेब से नहीं देंगे
और ये रकम हम बैंकों से लोन लेंगे। और इस 4300 करोड़ में से 3200 करोड़ उन्होंने उन्हीं बैंक से लोन लिया जिस बैंक ने रुचि सोया को लोन दिया हुआ था। तो अब इस कहानी को समझिए। पहले बैंकों ने 12,000 करोड़ का लोन रुचि सोया को दिया। रुचि सोया ने कहा हम ये लोन नहीं चुकाएंगे। पतंजलि पिक्चर में आए और उन्होंने बोला इस कंपनी को खरीदेंगे लेकिन बैंकों से लोन लेके खरीदेंगे। तो बैंकों को अपना कर्जा वसूलने के लिए एक नया कर्जा देना पड़ा और साथ में वो अपना पूरा कर्जा भी नहीं वसूल पाए। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि बैंक पहले पतंजलि को लोन देना नहीं चाहते थे। उसके कई कारण थे। पहला कारण पतंजलि का लो रेटिंग होना, दूसरा अनप्रोफेशनल वे ऑफ रनिंग बिजनेस, तीसरा नॉट पब्लिशिंग एनफ इंफॉर्मेशन यानी कि पतंजलि ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी की कमी, और चौथा लो लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों जो अच्छी कंपनी होती हैं, बड़ी कंपनी होती हैं, वो अपने बोर्ड को डाइवर्सिफाइड करके रखती हैं, उनमें अच्छे अच्छे लोगों को इंक्लूड करती हैं। जबकि पतंजलि का अगर आप बोर्ड देखेंगे तो वहां पे मेनली उनके भाई और उनके भाई की पत्नी यही बोर्ड में है। जब बैंक्स पतंजलि को लोन देने में हिचकिचा रहे थे तो बाबा जी ने कुछ ऊपर का जैक लगाया और फाइनली बैंक को कर्जा देना पड़े। जब बैंक इनको लोन नहीं दे रहे थे तो लगभग उसी दौरान निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटका में एक मीटिंग के दौरान ये कहा कि बैंकों को जो रिलीजियस पर्सन्स हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको लोन देना चाहिए। और फाइनली पतंजलि को लोन मिल गया। अब रुचि सोया पतंजलि की हो चुकी थी। नवंबर 2019 में जो रुचि सोया के शेयर का प्राइस 332 रुपीस था, वो रिलिस्टिंग के बाद 16 रुपए में लिस्ट हुआ। 99% का इक्विटी लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को, और जिनके पास पुराने कंपनी के 100 शेयर थे उन्हें सिर्फ एक शेयर नई कंपनी का मिला। आप मुझे बताइए क्या ये लूट नहीं है? यहां पर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। पतंजलि ने नई रुचि सोया के करीब 2 करोड़ शेयर एक मिस्ट्री इन्वेस्टर को अलॉट कर दिए। जब उनसे यह पूछा गया कि ये कौन है तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, इन्होंने हमें कंसल्टेंसी दी है। यहां पे सोचने वाली बात यह है कि कंसल्टेंसी की तो फीस बनती है लेकिन उन्हें इक्विटी दी गई। हालांकि इसमें किसी भी तरीके की कोई इलीगैलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ प्रश्न जरूर खड़े करता है। इसके बाद रुचि सोया का स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 16 रुपए का स्टॉक चढ़ के 1500 लेवल तक पहुंच गया 6 महीने के अंदर। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए कि कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा बनाया? अगर आपने पैसा बनाया है इसमें तो आप मुझे बताइए। क्या इस नई रुचि सोया का स्टॉक का मूवमेंट कुछ वैसा ही नहीं लगता जैसा पुरानी रुचि सोया के स्टॉक में मूवमेंट हो रही थी अराउंड 2008-2010? क्या इस स्टॉक में वही प्लेयर्स काम कर रहे हैं जो पुरानी रुचि सोया में उस दौरान कर रहे थे? ये एक सोचने वाली बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रुचि सोया का जो शेयर इतना भाग रहा है वो जस्टिफाइबल है? देखिए दोस्तों, जो भी रुचि सोया का शेयर भाग रहा है वो इसी वजह से भाग रहा है कि उसे पतंजलि ने खरीदा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पतंजलि कंपनी की क्या स्थिति है, हाउ गुड और बैड दे आर डूइंग। दोस्तों पतंजलि के पिछले 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसके प्रॉफिट्स भी घट रहे हैं और उसके सेल्स भी घट रहे हैं और उनका कर्जा भी जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगा है। उनका कर्जा 200 करोड़ रुपीस से बढ़कर 2300 करोड़ तक पहुंच गया है। तो एक तरफ आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, आपकी सेल्स कम हो रही है, और दूसरी तरफ आपका जो क्रेडिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अच्छे फाइनेंशियल्स के साइन नहीं दिख रहे हैं। एंड क्लियरली पतंजलि's financials are deteriorating। और यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों पतंजलि ने अपने सारे पत्ते खोल दिए रुचि सोया को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस एक्विजिशन से वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कंपनी की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं या एटलीस्ट उसे कवर कर सकते हैं। नाउ द गोल्डन क्वेश्चन, क्या इस कंपनी में
नई रुचि सोया कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूं और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करिए। पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया कि पतंजलि के प्रॉफिट्स और सेल्स दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि पतंजलि की कंपनी परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग। सेकेंडली, पतंजलि का जो मैनेजमेंट है वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, हालांकि इस चीज को अगर वो चाहे तो बदल सकते हैं। तीसरी चीज, जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनकी 99% इक्विटी को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि आप कितने शेयर होल्डर फ्रेंडली हैं। चौथी चीज, उनके कर्जा का बढ़ना। पांचवी चीज, बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बोला कि रुचि सोया में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें से 20 to 25% स्टेक वो आने वाले 2-3 सालों में एग्जिट कर जाएंगे। दोस्तों, यहां पर एक चीज सोचने वाली है कि रुचि सोया इज नॉट पतंजलि। रुचि सोया पतंजलि का एक इन्वेस्टमेंट है जिसे वो आगे चलकर किसी और को भी बेच सकते हैं। यह चीज सोचने वाली है। और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जब नए रुचि सोया का प्राइस बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाए तो शायद पतंजलि उसमें से एग्जिट कर जाए। और ऐसा संभव है कि 4300 करोड़ लगा के उन्होंने जिस कंपनी को खरीदा, हो सकता है वो 43,000 करोड़ में किसी और को या पब्लिक को बेच दें। तो आप बाबा जी को क्या कहेंगे, एक अच्छा योगी या एक अच्छा बिजनेसमैन? तो दोस्तों, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखकर आप मुझे बताइए कि क्या आप पतंजलि में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो किस प्राइस पे करेंगे? तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।